ये क्लास 9th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है ग्रेविटेशन, फिजिक्स का। ठीक है, ये फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है ग्रेविटेशन। 3rd नंबर में आता है, फिजिक्स का 3rd चैप्टर है ये ग्रेविटेशन। फर्स्ट में मोशन था, सेकंड में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन था, 3rd में ग्रेविटेशन है। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ग्रेविटेशन का जो हिंदी वर्ड है, थोड़ा सा कभी कभी किसी का हिंदी नेमिंग जानना चाहिए, क्योंकि इसका हिंदी नेम में बहुत बड़ा मीनिंग छिपा रहता है। गुरुत्वाकर्षण, इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, अब अगर हम लोग उसको स्प्लिट करें, संधि विच्छेद करें, तो ये 2 वर्ड से मिलके बनेगा। पहला हमारा है गुरुत्व और दूसरा हमारा है आकर्षण। ठीक है, गुरुत्व का मतलब होता है अर्थ। गुरुत्व का मतलब क्या होता है? अर्थ। और आकर्षण का मतलब होता है अट्रैक्शन। नहीं, आकर्षण मतलब होता है अट्रैक्शन। तो अर्थ का जो अट्रैक्शन है, जैसे अगर हम लोग किसी भी चीज को, मान लो कि ये मार्कर है, ऊपर फेंक रहे हैं, नीचे गिर गया है ना, तो ये अर्थ इस मार्कर को अपनी ओर खींच रही है। अर्थ के द्वारा इस मार्कर पर एक फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, है ना, अर्थ के द्वारा। दैट इज कॉल्ड द अर्थ का अट्रैक्शन फॉर ग्रेविटेशन। अब यहां पे एक बड़ा सा, बहुत बड़ा मीनिंग वाली क्वेश्चन है कि आप कभी कभी जब पढ़ोगे इस चैप्टर में तो एक क्वेश्चन बार बार आपके दिमाग में आएगा। वो क्वेश्चन है ग्रेविटेशन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द ग्रेविटेशन एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब यहां पे सबसे बड़ा, अगर कुछ को, अगर एक साइंटिस्ट को हम लोग ग्रेड्स देंगे तो एक साइंटिस्ट, वो बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे, एप्पल वाला साइंटिस्ट जिनका नाम था आइजैक न्यूटन। और चूंकि इन्होंने पूरा फिजिक्स का ही, इस नोन एज द फादर ऑफ द फिजिक्स, तो इसका रेस्पेक्ट में हम लोग एक वर्ड लगा देंगे, दैट इज कॉल्ड द सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने ही इस पूरे कॉन्सेप्ट को दिया है और इस चैप्टर के बारे में हम लोग इनकी वजह से पढ़ पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर में आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशन एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है। तो इन्होंने पहले तो शुरू में लोगों को लगा, जब ये एप्पल नीचे गिरा तो ये साइंटिस्ट ने बार बार उस एप्पल को ऊपर फेंका, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर फेंका, फिर नीचे गिरा। तो इनको बाद में समझ में आया कि अर्थ के पास एक तरह का एक फोर्स पाया जाता है, एक बल होता है अर्थ के पास, अट्रैक्शन बल, खींचने वाला बल, चुंबक की तरह बल, वो उसको नीचे, उस किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रही है। तो ये न्यूटन बोले थे इस बात को। लेकिन इन्होंने एक बात बड़ा अच्छा क्लियर किया कि सिर्फ अर्थ के पास ही ये क्वालिटी नहीं है, इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट इस पूरे ब्रह्मांड में, टू एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स द अदर ऑब्जेक्ट। ये बात इन्होंने बोला कि सिर्फ पृथ्वी के पास ही खींचने वाला बल नहीं है। ऐसा नहीं कि अर्थ ही इसको सिर्फ नीचे खींच रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट नहीं। एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट द अदर ऑब्जेक्ट्स। ये बात किसने बोला? न्यूटन ने बोला। तो यहां पे जो 2 वर्ड हमारे पास है, ग्रेविटेशन, तो अभी भले हम इसका हिंदी नेमिंग में हमने बोल दिया अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशन का हमने तोड़ा गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व जोड़ आकर्षण, गुरुत्व का मतलब अर्थ, आकर्षण का मतलब अट्रैक्शन, अर्थ का अट्रैक्शन। लेकिन ग्रेविटेशन का असली मीनिंग, रियल मीनिंग जो सर न्यूटन ने बोला था,
वो ये है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इन द सेंस कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को खींच रही है। तो वहां पे हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या यूज करेंगे बाबू? ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब टू एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट द अदर ऑब्जेक्ट। तो वहां पे जो फोर्स का जो हम लोग यूज करेंगे, जो नेमिंग में यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये पूरे हर ऑब्जेक्ट के लिए ये वर्ड यूज करेंगे। मून है ना, सन को खींच रहा है, स्टार्स को खींच रहा है। एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स द अदर ऑब्जेक्ट। तो वहां पे जो फोर्स है उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब बात आएगी अर्थ का, तो वहां पे हम लोग वर्ड इस्तेमाल करेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये वर्ड कहां पे इस्तेमाल करेंगे? अर्थ के लिए। ठीक है, तो पता चल पाया कि ग्रेविटेशन और फोर्स ऑफ ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है। What is difference between the gravitation and the force of gravity? Gravitation word, gravitational force इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है सबके लिए यूज करेंगे। हम आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप मेरे को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स यूज करेंगे कि हम दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है। तुम हमको कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हो, हम लोग कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पूरे यूनिवर्स के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन जब बात आएगी ओनली अर्थ का, पर्टिकुलर अर्थ का, तो वहां पे वर्ड यूज करेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अर्थ इसको कितना फोर्स नीचे गिरा, तो यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल करेंगे हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी में क्या डिफरेंस मालूम चल पाया? ठीक है। अब न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने, जो हम लोग सेकेंड चैप्टर में जो फिजिक्स का पढ़े थे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसमें 3 लॉ दिया था उन्होंने। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही ना था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहाँ भी एक लॉ दिया है, इसको हम लोग फोर्थ लॉ ऑफ मोशन नहीं बोलेंगे, लेकिन ये सर न्यूटन के द्वारा दिया गया एक लॉ है, उन्हीं का दिया गया एक लॉ है। फोर्थ लॉ ऑफ मोशन नहीं, लेकिन चौथा एक लॉ है ये, जिसको न्यूटन ने दिया। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो यू, शॉर्ट में ULG, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ULG, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब 3 लॉ तो हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ लिए हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये भी एक तरह का लॉ है। तो थोड़ा देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि इस पूरे यूनिवर्स में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्ड यहाँ वहाँ इस्तेमाल, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग वहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम लोग कैसे इवेलुएट करेंगे, कैसे निकालेंगे, उसके मैग्नीट्यूड को कैसे निकालेंगे, इस बात को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ये ULG, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जो न्यूटन सर ने दिया है। इन्होंने कहा कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विथ अ फोर्स। इस पूरे ब्रह्मांड में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है, विथ अ फोर्स, एक फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट करता है। और उन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है नहीं, और वो जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। पहली बात, एक दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा, हमने क्या बोला कि इस पूरे यूनिवर्स में एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या कर रहा है बाबू? अट्रैक्ट कर रहा है। तो उन दोनों के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे उसको निकालेंगे? तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। पहला, उन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के लिए, ठीक है, और दूसरा वो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरियां कितनी है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो पहला बात यहाँ पे ये निकल के आया कि सपोज कर लो कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, जिसकी मास m1 है ना।
और मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है जिसकी मास m2 है, और इसको हमने नेमिंग कर दिया A, इसको हमने नेमिंग कर दिया B। ठीक है, ये यूनिवर्स से कोई भी दो ठो ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, और इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है, देखो कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो बीच का डिस्टेंस होता है वो दोनों का सेंटर का दूरी होता है बाबू, दोनों का सेंटर का दूरी होता है। सपोज कर लो हम इस दूरी को बोल दिए, हम लोग इस दूरी को हमने बोल दिया r, कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बाबू, r है। इसकी मास हो गई m1, इसकी मास हो गई m2। तो न्यूटन सर ने बोले, उन्होंने कहा कि इस पूरे यूनिवर्स में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है, और उन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा, पहला मास, दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस पे, और दूसरा दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो दूरियां हैं उस पे। मतलब ये फैक्टर है ग्रेविटेशनल फोर्स का, मतलब कुछ ऐसा। तो पहला क्या बोला कि जो भी फोर्स लगेगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब पहले वाले का मासेस, प्रोडक्ट मतलब इनटू दूसरे वाले का मासेस। हाँ या ना बोलिए, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं। और सेकेंड चीज जो है यहां पे है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, मतलब उन दोनों के दूरियां पे भी डिपेंड करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में दूरियां ज्यादा है और दो ऑब्जेक्ट के बीच में दूरियां कम है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रिश्ता है वो दूरियां के साथ उल्टा रिश्ता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वही यहां पे बोला कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस, मतलब दूरियां बहुत ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा उन दोनों के बीच में। नहीं, हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है ना कि जब हम लोग एक दूसरे से बहुत दूर में रहने लगते हैं, है ना, दूर चले जाते हैं, तो थोड़ा सा उनसे लगाव थोड़ा कम हो जाता है। नहीं, और सामने रहो, उसको डेली देखो, रोज देख रहे हो, है ना, रोज देख रहे हो, तो थोड़ा सा अट्रैक्शन जो है, समझ रहे हो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, जो प्यार है वो ज़्यादा रहता है जब तुम उसको रोज देख रहे हो। तब दूर में चला गया वो, तो थोड़ा सा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाता है। मतलब ये डिपेंड किस पे कर रहा है, दूरी पे। दूरियां ज़्यादा है तो फोर्स उन दोनों के बीच में थोड़ा कम होगा, और दूरियां कम है तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा। तो ये उल्टा रिश्ता है, समझ रहे हो ना। इक्वेशन सेकेंड। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली किसके साथ है, मासेस के प्रोडक्ट के साथ, और इनवर्सली किसके साथ है, उनके दूरियों के स्क्वायर के साथ। क्लियर। अब अगर हम यहां से ये साइन को हटाएंगे, किस साइन को, प्रोपोर्शनल का साइन को, और अगर हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे दिए तो उसके बदले में कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। क्या पेमेंट करना पड़ेगा, जब ये साइन हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट पे करना पड़ता है, कैपिटल G, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, जैसा का तैसा। पता चल पाया। तो ये जो हमारा फोर्स है F जो यहाँ देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ रहे हो ना। और ये जो आप कैपिटल G देख रहे हो, इसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हम लोगों का था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये समझ में आ गया।
कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा, इस पूरे ब्रह्मांड की बात हम कर रहे हैं, पूरे यूनिवर्स की बात, सिर्फ ये पृथ्वी के लिए नहीं है, ये नीचे गिरा तो पृथ्वी में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इस पूरे ब्रह्मांड में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और उन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस। जितने दूर में होगी, दूरियां हो जाएगा तो थोड़ा सा प्यार कम हो जाएगा, नज़दीक रहेगा तो प्यार ज़्यादा रहेगा, हाँ या ना बोलिए। तो ये समझ में आ गया, कंबाइन किए तो हम लोगों का मिल गया F इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। M1 इंटू M2 क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, हाँ या ना बोलिए। F मतलब उन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो वाला हम लोगों का है, और ये जो ब्लैक से जो कैपिटल G दिख रहा है दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है बाबू। मतलब जब भी आप ये साइन हटाओगे, प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली लोगों ने ऐसा, जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया, कैपिटल G दिया है, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग इसकी यूनिट पता करना चाहेंगे, वो कैपिटल G का यूनिट, यानी कि हम लोग यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं यूनिट ऑफ कैपिटल G, यूनिट ऑफ कैपिटल G। तो अभी थोड़ा सा हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था बाबू, अगर आपको याद होगा तो आप देखो, ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर, यही ना था। अब इसको हम लोग यहाँ से कैपिटल G का पहले मान निकालते हैं, कुछ नहीं, मतलब यहाँ नीचे में क्या हो गया, 1 हो गया। अब ये पूरा 1 से इंटू होगा तो क्या आएगा, आप देख लो, ये आएगा हमारा कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2, इधर से हमारा क्या हो गया F इंटू R स्क्वायर, हाँ या ना बोलिए। अगर यहाँ से हम लोग कैपिटल G का वैल्यू निकालते हैं तो F इंटू R स्क्वायर, अब ये दोनों इधर इंटू में था इधर, और जब इसको उधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, हाँ या ना बोलिए, M1 इंटू M2, है ना। अब हमें यूनिट फाइंड आउट करना है। अब देखो कैसे यूनिट निकाला जाता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है बाबू, इंटू ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो ये m लगा दिए और इसके स्क्वायर से तो यहाँ पे क्या लग गया, स्क्वायर लग गया। ये बाई, मास का होता है किलोग्राम, kg, इंटू ये भी मास है तो इसका भी क्या हो गया, kg। तो ये हमारा हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg इंटू kg क्या हो गया बाबू, kg स्क्वायर। अब इसी को कैसे लिखेंगे हम लोग, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये जो बाई का साइन है ना इसको ऐसे लिख देते हैं हम लोग, और यहाँ पे क्या हो गया बाबू हम लोग का kg स्क्वायर। अब मान लो कभी कभी क्या होता है कि जो बाई का साइन है हम नहीं देंगे, ये बाई का साइन हम नहीं देंगे तो kg स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये पॉजिटिव साइन है तो साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव, ऊपर जाने से साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो ये हमारा हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये जो बाई का साइन है इसको नहीं देंगे तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ये जो पॉजिटिव 2 है ना ये क्या हो जाएगा बाबू, निगेटिव। लेकिन पढ़ेंगे वैसे ही, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, हाँ या ना बोलिए। दैट इज कॉल्ड द SI यूनिट ऑफ द कैपिटल G, दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है।